हाँ, तो हम लोग एक इन्फॉर्मेशन ओवरफ्लो के स्टेज पे आ गए हैं, जहाँ पे इतना इन्फॉर्मेशन है कि मुझे कुछ ढूँढना है, तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। और गूगल पे कुछ भी आप सर्च कीजिए तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, इतना सब आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे कि मुझे कौन-सा इन्फॉर्मेशन रिलेवेंट है, फेक न्यूज़ आ रहे हैं, उसमें भी पता नहीं चल रहा है। तो ये जो और भी बढ़ेगा एज़ वी गो अलोंग, कंप्यूटर्स, मोबाइल फ़ोन, डिजिटल कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हो, फिर आपके जो फ्रिज है, टीवी है, गीज़र है, एसी है, सब रिमोटली आपके चलते हैं, वाईफ़ाई पे चलने लगे हैं। तो ये है ब्राइट साइड ऑफ द स्टोरी। लेकिन हम लोग डार्क साइड ऑफ द स्टोरी भी हम लोग देखते हैं आज, और उसको हम देखेंगे कि जो क्राइम होने लगे हैं वो एनोनिमस क्राइम होने लगे हैं। हमको बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि कहाँ से वो क्राइम हो रहा है, क्राइम करने वाला बंदा इंडिया में बैठा है या कहीं वर्ल्ड के बाहर कहीं भी किधर भी बैठा हुआ है। तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। एनोनिमस क्राइम होते हैं, दे यूज डिफरेंट मोड्स, जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो प्रॉक्सी सर्वर यूज करना, पता नहीं चलता है कि कौन से ईमेल आईडीज का मेल आ रहा है वगैरह। तो यहाँ पे एनोनिमस हो गया एक, तो फिर बाउंड्रीज खत्म हो गई हमारी, देयर आर नो बाउंड्रीज और नो रिस्ट्रिक्शन ऑन इंफॉर्मेशन एक्सेस। तो और हमारा जो डिपेंडेंसी है टेक्नोलॉजी पे वो बहुत ही बढ़ गया है। और इनके लिए क्राइम वाले के लिए बहुत सिंपल हो गया है कि आपको अभी ऐसा नहीं होगा फ्यूचर में, या अभी भी हो रहा है कि आपको पहले जो टिपिकल क्राइम्स होते थे कि घर में आके आपको रिवॉल्वर दिखाते थे या चाकू मारते थे या ऐसा कुछ बता, अभी तो सिर्फ आपका अकाउंट हैक हो गया तो आपके जितने भी एसेट्स है जो डीमैट फॉर्म में है या आपके जो डिजिटल एसेट्स है वो सब साफ हो जाएंगे। जैसे प्रॉपर्टी रिकॉर्ड्स आपके रखते हैं, आपके शेयर्स है, आपके एफडी है, आपका बैंक है, तो ये सब अ, अ, तुरंत चोरी हो सकता है। चोर को आपके पास आने की ज़रूरत नहीं है। वो कहीं भी बैठ के, किधर भी बैठ के क्राइम कर सकता है। तो और वो डेटा भी मिसयूज़ कर सकता है। तो अभी हम क्राइम्स, डिफरेंट क्राइम्स के बारे में बोलूँगा मैं। और मैं अगर गवर्नमेंट के यहाँ पे लोग सुनने वाले हैं, जैसे एसेंशियल सर्विसेज़ में आपका इलेक्ट्रिसिटी और टेलीफ़ोन वगैरह आ जाता है, तो मैं गवर्नमेंट को भी गुज़ारिश करूँगा कि इंटरनेट आल्सो विल बिकम एसेंशियल सर्विसेज़ अभी, आगे जाके। इट विल बिकम एसेंशियल सर्विसेज। और अगर आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स के बारे में, तो आप देखो स्मार्टफोन यूजर्स जो 2019 में 50 करोड़ के प्लस माइनस थे, अभी वो 60 करोड़ हो गए हैं। और अपना जो एवरेज स्क्रीन टाइम होता है, जो नॉर्मली आप लोग का पहले आधा घंटा था, अभी वो 3 घंटा, 3.5 घंटा के ऊपर चला गया है एवरेज स्क्रीन टाइम। और एवरेज इंडियन इज स्पेंडिंग 1800 आवर्स अ ईयर ऑन ही स्मार्टफोन, 118 घंटा। और ये सब होने की वजह से साइबर क्राइम को भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जैसे-जैसे स्मार्टफ़ोन आते जाएँगे, सब लोग यूज़ करने लगेंगे। पूरा इंडिया तो मुश्किल हो जाएगा कि 2 साल में कवर हो, क्योंकि अपने बहुत से फार्मर्स लोग हैं जहाँ पे हम पहुँच नहीं सकते, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड विल बी कवर्ड थ्रू इंटरनेट के माध्यम से। और साइबर क्राइम पेटी थेफ्ट्स होते हैं आजकल। बड़े थेफ्ट्स होते हैं, वो रिपोर्ट होते हैं और आपको पता भी चलता है, बट कंपनी की कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से वो पेपर में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका रेपुटेशन डैमेज हो जाता है। छोटे-छोटे क्राइम होने शुरू हो गए और बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। 2000 2000 में एग्ज़ैक्ट डेट बताऊँ तो आपको 17 अक्टूबर 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, उसको बाकायदा पास किया गया था। आज अभी 2000 से लेके हम 2020 में हैं, 20 साल में क्राइम रेट 1000 टाइम मल्टीप्लाई हो गया है। उस टाइम पे पता भी नहीं था कि कहाँ पे कंप्लेन करे, कैसे जाए पुलिस के पास, साइबर सेल्स भी नहीं थे। अभी हर एक पुलिस स्टेशन में साइबर सेल आ गया है और उसके लिए प्रोविज़न भी किया गया है, हर एक टाइप के क्राइम्स के बारे में। तो हम अभी नेक्स्ट जो लेते हैं वो है साइबर क्राइम के बारे में बात करेंगे। तो साइबर डिफेमेशन जो होता है, उसमें क्या होता है कि आपका अकाउंट की डिटेल्स लेके आपको डिफेम किया जाता है और फिर आपसे रैनसम माँगा जाता है। आपने देखा होगा बहुत लोगों को मेल आता है और हम लोग उस पे क्लिक कर देते हैं, बिना जाने, या फिर अगर कोई दोस्त ने भी भेजा है तो पता नहीं चलता है कि वो जेन्युइन सोर्स से आ रहा है कि नहीं, क्योंकि साइबर क्राइम करने वाले जो होते हैं, वो ईमेल को मास्क करके भेजते हैं। और उसको हम हमारी कंप्यूटर लैंग्वेज में स्पूफिंग बोलते हैं, जो नीचे वाला जो आपका ये है, ईमेल स्पूफिंग। तो इसमें ऐसा कहा जाता है कि यू मे ट्रस्ट योर फ्रेंड बट यू कैन नॉट
कि यू कैन नो लॉन्गर ट्रस्ट इज ईमेल्स। अपने ईमेल को हैक करने के बाद जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं वो अपने जितने भी ईमेल आईडी फ्रेंड्स का लिस्ट होता है, कस्टमर्स का लिस्ट होता है, उनको मेल भेजना शुरू कर देते हैं और ऐसा लगता है कि हमको एक मेल आया है, भरत देसाई समझो है एग्जाम्पल, तो उसका मेल आया है तो मुझे देखना चाहिए। और आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे तो आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप पे या कंप्यूटर सिस्टम में वो एक छोटा सा फाइल आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है बैकग्राउंड में, जो आपको पता नहीं चलता। और उसके बाद उसमें एक्टिविटी शुरू हो जाती है। जैसे एक एग्जांपल आपको दूं कि की लॉगर्स हम लोग जो बोलते हैं, अगर मान लो कि मैंने की लॉगर किसी में इंस्टॉल कर दिया, तो वो बंदा जो भी की लॉगिंग करता है, जो भी बटन दबाता है, वो मुझे रिमोटली कहीं भी बैठ के मैं उसको देख सकता हूँ। जैसे वो बैंक साइट पे जाता है तो मुझे पता चलता है कि वो बैंक में गया, उसने पासवर्ड डाला, उसका यूजर आईडी क्या है और वो कौन सा की दबा रहा है, और उसका डेटा भी मेरे पास है, पूरा मशीन मेरे पास रिमोटली कंट्रोल है, उसको पता नहीं चलता। और की लॉगर को ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये सब बाद में साइबर बुलिंग के लिए यूज होता है, साइबर स्टॉकिंग के लिए यूज होता है। स्टॉकिंग माने इट्स लाइक फॉलोइंग समबडी, वो कहाँ पे जाता है, क्या करता है, और उसका बिजनेस में क्या हो रहा है, तो सब उस पर जानकारी मिलती जाती है। और बाद में वो इधर आपके बिजनेस कॉम्पिटिटर का हो सकता है, या क्रिमिनल हो सकता है, या कोई भी हो सकता है, तो वो इंफॉर्मेशन आपकी यूज कर लेता है। तो जैसे अभी इसकी बात करते हैं, डेटा ऑल्टरेशन या डेटा डिडलिंग। डेटा डिडलिंग यानी छोटे छोटे ऑल्टरेशन करते हैं बैंक डेटा में। जैसे आपकी एग्जाम की मार्कशीट हो, वो चेंज हो जाती है और आपको पता नहीं चलता है। मीन्स जिसको क्राइम करना है वो मार्कशीट बना के अपने कस्टमर जिससे पैसा मिलता है उसको भेज देता है। और बहुत से यूनिवर्सिटीज के डेटा हैक हो जाते हैं, बैंक के डेटा हैक हो जाते हैं, तो उसमें ये डेटा रीडलिंग का प्रयोग किया जाता है। और एक डॉस और डीडोस अटैक्स हम लोग बोलते हैं, जिसमें हम लोग बोलते हैं डिनाइल ऑफ सर्विस। जैसे मान लो कि आपका ईमेल अकाउंट मेरे पास है और मुझे पता है कि आपका बिजनेस बहुत जोर से अच्छा चल रहा है या मेरे कंपटीशन है आपका, तो हैकर जो होता है वो क्या करता है, आपका मशीन इतने मेल से भर देता है कि आप का मशीन या सर्वर आपका क्रैश हो जाता है। और डी डॉस यानी डिनाइल ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड अटैक्स, यानी सब जगह से अटैक होता है। जैसे आपका मोबाइल फोन हो, आपके सब नंबर्स उनके पास रहते हैं और सभी जगह से आपको बिजनेस करने में दिक्कत होना शुरू हो जाती है। तो ईमेल बॉम्बिंग भी उसी तरह का हुआ, एक बॉम्ब जैसे हम कंटिन्यूअस भेजते रहते हैं आपको, और आपका मशीन पूरा क्रैश हो जाता है। अभी हम दूसरी बातें करते हैं, सलामी अटैक। जैसे छोटे छोटे स्लाइस ऑफ अ मीट, उसको हम सलामी बोलते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे क्राइम्स होते हैं वो जैसे आपका पेरोल हो, सैलरी हो, आपका सैलरी 10,075 रुपया है और उसको राउंड करके 10,000 आपके अकाउंट में जमा हो जाता है, और 0.75 पैसा उसके जो क्राइम करने वाला है उसके अकाउंट में जमा हो जाता है। तो ऐसे अगर 10,000 कस्टमर है तो उसको हर महीने का 2-5 हजार का इनकम एक्स्ट्रा हो जाता है। और ये हम छोटी सी एक एग्जांपल दे रहा हूँ, बट ये बड़े क्राइम में आप देखेंगे तो बहुत से बड़े राउंडिंग के जो चोरियां होती है उसको सलामी अटैक बोलते हैं। छोटी चोरी जो होती है वो पकड़ में नहीं आती है, और बहुत इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि ये छोटे छोटे अटैक्स हमारे सिस्टम में हो गए हैं। सेल ऑफ इलीगल आर्टिकल्स, ड्रग्स, ऑनलाइन गैम्बलिंग, पोर्नोग्राफी, ये सब भी साइबर क्राइम में गिना जाता है। पोर्नोग्राफी जो होता है उसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जो है, इट इज बैंड अक्रॉस द वर्ल्ड। कई देशों में उनको बैन किया है। पोर्नोग्राफी देखना क्राइम नहीं है, बट अगर आप उसको ट्रांसमिट करते हो या किसी को भेजते हो तो इट इज अ क्राइम अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। और अभी तो पोर्नोग्राफी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में भी बहुत से प्रावधान आ गए हैं, तो वो भी अभी बंद हो गया है। और ऑनलाइन गैम्बलिंग लोग करते हैं, वो सब हमारे बिजनेस की बातें हैं, वो हम अभी ज्यादा करेंगे, तो आई विल नॉट कवर दोज इन डिटेल। अभी हम आते हैं वेब डिफेसमेंट या वेब जैकिंग। जैसे हम प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं, ऐसे आपका वेबसाइट हो बिजनेस का, उसको हाईजैक कर लेते हैं। वो आपने देखा होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट काफी होती है, उसको हैक हो जाता है। आप सोचो खाली कि अगर अगर नेशनल सिक्योरिटीज एक्सचेंज एनएससी उसको हैक हो गया, ओके, और अपने जो जितने भी शेयर्स हैं उनका अकाउंट हैक हो गया, तो क्या हो सकता है। जस्ट इमेजिन, पूरा शेयर बाजार एनएससी बीएससी 23 एक्सचेंजेस है, उसमें दो बड़े मेजर एक्सचेंजेस है,
उसका पूरा डीमैट अकाउंट होके डिजिटल फॉर्म में अपने वैल्यू सबकी पड़ी हुई है। अगर वो हैक हो जाता है तो क्या हो सकता है, यू कांट इवन इमेजिन। अभी हम बात करते हैं फिशिंग अटैक की। जो रेगुलर होता है उस पे मैं ज़्यादा फोकस करूँगा। आपको शायद मान लो आपको किसी ने एसएमएस भेजा कि पेटीएम आपका अकाउंट है, उसमें केवाईसी अपडेटेड नहीं है, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि वो पेटीएम से आया है या स्टेट बैंक से आया है या कोटक बैंक से आया है या एचडीएफसी बैंक से आया है। हाँ, तो हम ज़्यादातर फिशिंग अटैक्स बहुत होते हैं। उसमें क्या होता है कि आपको जो अटैक होता है आप पे, उसमें आपके मोबाइल नंबर जो होते हैं, वो पहले तो उनके पास होते हैं। शायद उन्होंने मोबाइल कंपनी से ले लिए, चोरी किए वहाँ से, या उन्होंने खरीद लिए। उसका एक पूरा एक डार्क वेब होता है, उनको हम डार्क वेब बोलते हैं। वहाँ से उनको डेटा मिल जाता है। फिर आपको एक साथ में मास एसएमएस आता है और आपको एसएमएस में एक पेटीएम करके आता है समझो। तो PAYTM पेटीएम का ऑफिशियल अकाउंट है और PAY-TM ऐसा आएगा तो आपको लगेगा, नॉर्मल बंदे को, नॉर्मल यूजर को पता नहीं चलता कि ये पेटीएम से ओरिजिनली आया है या पेटीएम का कोई दूसरा फिशिंग अटैक है। ऐसा ही आपको एक ईमेल आएगा, तो आपको उसमें लिखा जाएगा कि आपका एड्रेस और ये सब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेगुलेशन के हिसाब से आपको केवाईसी अपडेट करना है, तो आप अगर आप 15 दिन में नहीं करोगे तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। ऐसे मेल आते हैं। तो उसमें आप जब भी वो लिंक को क्लिक करते हो और आप बैठते हो आराम से और अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के अपडेटेड ऐसा आ जाता है आपको, कांग्रेचुलेशंस एक मैसेज आ जाएगा कि कांग्रेचुलेशन योर अकाउंट इज अपडेटेड। फिर 2 दिन के बाद आपको पता चलता है कि आपका बैंक अकाउंट साफ हो गया है। तो इसमें बहुत जरूरी है कि आपको बहुत अवेयर होना चाहिए कि मैं कहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। तो मैं उसके बारे में बताऊंगा कि उसके टिप्स कैसे, वो बताऊंगा। हम लोग अभी क्राइम डिस्कस कर रहे हैं कैसे हो रहा है। हम नेक्स्ट टाइप ऑफ क्राइम के बारे में बात करते हैं। वो है मेलवेयर अटैक्स। जैसे मैं बता रहा था कि मुझे एक 10 दिन पहले एक मेल आया था और मेल में ऐसा था कि आप 3000 क्रिप्टो करेंसीज हमारे अकाउंट में जमा कीजिए, नहीं तो हम आपको डिफेम कर देंगे। तो मैंने सिर्फ इतना किया कि मैंने वो मेल खाली पढ़ा और वो भी मैंने मोबाइल पे पढ़ा, उसको मैंने कुछ नहीं किया और उसको मैंने सिर्फ जंक मेल में डाल दिया। और वो जो मेल आया वो मैंने मेरे पास मोबाइल में भी मैंने उसको सिंक करके रखा है, मेरे जितने भी ईमेल आईडीज है। तो मैं मेरे लैपटॉप पे उसको क्लिक नहीं करता हूँ, मैं मोबाइल में मुझे नोटिफिकेशन आता है तो उसमें मुझे एक व्यू आता है, उसमें पता चल जाता है कि ये काम का मेल है या नहीं है। तो उसमें मैं राइट क्लिक करते उसको ब्लॉक कर देता हूँ। उस तरह का मेल जहाँ पे मुझे बहुत बार लॉटरी लगी है, बहुत से व्हील में मेरा नाम आ गया है कि आपको 10 लाख मिलियन डॉलर लगे हैं, वो कुछ ऐसा किसी को आज तक किसी को मिला नहीं है। तो मैं बताऊंगा कैसे स्टॉप किया जाए उसको, आगे हम बात करते हैं। पहले साइबर क्राइम्स को खत्म करते हैं, किस तरह के साइबर क्राइम हो रहे हैं अभी। सबसे ज्यादा जो हो रहे हैं वो ट्रोजन्स होते हैं जो आपके रिमोटली आपके एक्सेस कर देते हैं। जैसे आपने एनी डेस्क यूज किया या आपने अभी जूम भी यूज किया, जूम के बारे में भी काफी लोग बोलते हैं। अभी उन लोग ने एन्क्रिप्शन बढ़ा दिया है, बट ये वॉर्म्स और की लॉगर्स बहुत डेंजरस चीज है। सबसे ज्यादा डेंजरस है वॉर्म्स और की लॉगर। वॉर्म्स कोरोना वायरस के जैसा है, वो मल्टीप्लाई होता है। आपके अगर सिस्टम में कंपनी में 10 मशीन है तो वो एक मशीन से सर्वर पे जाके बाकी के 10 मशीन को भी 9 मशीन को इन्फेक्ट कर देता है। तो इसके लिए क्या करना है वो हम आगे बात करते हैं। तो मेरा एक सिंपल फॉर्मूला है कि क्या 5 पीस है जो हम यूज करना चाहते हैं या करना चाहिए। वो है प्रिकॉशन, हमको ध्यान रखना है, प्रिवेंट करना है, प्रोटेक्ट करना है अपने सिस्टम्स को, अपने डेटा को, और प्रिजर्व करना है। वो कैसे करना है मैं बताता हूँ। और परसिवियरेंस, ये आपको डिजिटल टेक्नोलॉजी में अभी सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है कि जो सीनियर सिटीजन है, जो स्टाफ पे निर्भर थे, उनको अभी सीखना पड़ रहा है सब। जूम मीटिंग हो या गूगल मीट हो या बहुत सारे डिजिटल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स यूज करने के लिए उनको सीखना पड़ता है। और अभी जरूरी है, ये टाइम है कि अगर आप अभी नहीं सीखोगे तो बिजनेस में से भी आपको तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि everything in the next 5 years, 10 years, maybe I think will be completely digital. बहुत कुछ डिजिटल हो गया है। हमने कभी सोचा नहीं था कि एनएससी का जो शेयर मार्केट है पूरा डिजिटल हो जाएगा।
फिजिकल वर्ल्ड में से, हम लोग ने कभी नहीं सोचा था। या एलआईसी की पॉलिसी डिजिटल हो जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। इंश्योरेंस की पॉलिसी, मेडिक्लेम की डिजिटल हो जाएगी, हमने कभी नहीं सोचा था। तो और ये लॉकडाउन के बाद अभी हम लोग ये मीटिंग वर्चुअल कर रहे हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि एक साथ में 200 लोग बैठ के मीटिंग करेंगे। तो ये फ्यूचर में ऐसे ही होगा, जैसे 5G आ जाएगा तभी इसका इस्तेमाल ज्यादा होगा और वर्चुअल मीटिंग्स होने लगेगी, जहाँ पे हम अभी जो दिख रहा है जैसे थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ रही है वो सब खत्म हो जाएगी। तो ये 5 P आप नोट करके रखिए और इसको फॉलो कीजिए रिलीजियसली। अभी हम आते हैं पासवर्ड मैनेजमेंट पे। जो सबसे बड़ी चीज है वो पासवर्ड मैनेजमेंट की है, जहाँ पे आपका पासवर्ड ये क्या होता है कि ईज ऑफ यूज हम लोग बोलते हैं। इजी ऑपरेशन के लिए हम लोग 1 2 3 4 5 6 करते हैं, या पासवर्ड 1 2 3 करते हैं, या भरत देसाई 1 2 3 कर देते हैं। ऐसा पासवर्ड लिखने से सामने वाले को इमीडिएटली पता चल जाता है, उसको ज्यादा सॉफ्टवेयर लगाना नहीं पड़ता है। पासवर्ड क्रैकर्स करके सॉफ्टवेयर आते हैं, वो आपके सिस्टम में रन करते हैं की लॉगर के बाद, और बाकी दूसरे भी सिस्टम्स होते हैं उसको भी वो क्रैक कर लेते हैं। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, वो सबसे बड़ी बात है। और उसमें भी मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का पासवर्ड होना चाहिए। उसमें अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर जैसे स्टार हो, हैश हो, क्वेश्चन मार्क हो, वो आपको करना है। और आप वही पासवर्ड सब जगह यूज मत कीजिए, आपको तकलीफ होगी। मैं मानता हूँ कि इतने सब बैंक में, अमेजोन में, फ्लिपकार्ट में, पेटीएम में मैंने सब जगह पे पासवर्ड रखा है, तो एक ही पासवर्ड रखूं मेरे लिए इजी हो जाएगा। बट वो प्रॉब्लम है, आपके लिए इजी हो जाता है बट हैकर के लिए बहुत सिंपल हो जाता है। वो सेम पासवर्ड यूज करके, ये आपका बर्थ डेट आपको पता है तो बर्थ डेट और उसका नेम का कॉम्बिनेशन करके पासवर्ड आपका यूज करके बना के वो कर लेगा। तो ऐसे पासवर्ड बनाने के लिए भी सॉफ्टवेयर आते हैं जो हैकर यूज करता है, और उसके बाद वो एक साथ में 10-15 हजार कॉम्बिनेशन बना के आपके सिस्टम को हैक करते जाता है, यानी वो अंदर डालते जाता है। तो अभी तो अच्छा है कि बैंक में 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन आ गया है। जैसे आपका मोबाइल हो और आपके ईमेल आईडी हो, वहां पे आपको एक मैसेज भी आता है और एक आपको एसएमएस भी आता है। तो आप को पता चलता है कि मैंने ये एक्टिवेट किया था। कोई भी ट्रांजैक्शन हो, थर्ड पार्टी ट्रांसफर हो, तो आपको ऑथेंटिकेशन में पता चल जाता है। बट एट द सेम टाइम अगर मान लो कि आपका मोबाइल भी हैक हो गया, तो इट मीन्स वो सिम कार्ड को क्लोन हो गया, तो खत्म हो गया। वो उसके पास एसएमएस आएगा, वो थर्ड पार्टी ट्रांसफर कर लेगा और आपका बैंक अकाउंट या आपके ट्रांजैक्शन सब वो कर सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका डिफरेंट साइट पे डिफरेंट पासवर्ड यूज कीजिए। फिर पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉमन फ्रेजेस जो मैंने बताया अभी वो मत यूज कीजिए। फिर आपको सबसे बड़ा वो भी एक प्रॉब्लम है कि हम लोग वो पासवर्ड रीयूज करते हैं, बिकॉज हमको आसानी चाहिए, इजी चाहिए। हमको घड़ी घड़ी इसको पासवर्ड बनाना है। इसके लिए काफी बैंक्स ने अभी 3 महीने के बाद ऑटोमेटिक पासवर्ड चेंज के लिए ऑप्शन बना दिया है। पर 3 महीना भी बहुत ज्यादा है। मैं तो मानता हूँ कि हर एक 15 दिन में या महीने के अंदर आपको पासवर्ड चेंज करना जरूरी है। और हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन होना चाहिए। जैसे स्टेट बैंक में कैसा है कि आप अगर पेमेंट करोगे तो मेकर चेकर है वहां पे। आपने एक ट्रांजैक्शन ऑथराइज किया, डिमांड ड्राफ्ट के लिए एप्लीकेशन किया या चेक बनाया, तो वो दूसरे के पास जाता है और वो लॉगिन करता है और वो आपको वो ऑथेंटिकेट करता है, तभी वो थर्ड पार्टी ट्रांसफर होता है। तो 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन भी इतना ही जरूरी है। अभी हम आगे और बढ़ते हैं तो हम जनरली क्या होता है, ये रैंसम का जो फोन आता है, एकदम अच्छे प्यारे से आवाज में फोन आता है कि सर हम ये फलानी फोन कंपनी से बात कर रहे हैं और आपका ये अकाउंट ऐसा हो गया है, तो हमको केवाईसी अपडेट करना है या फलाना ढिकना आपको बोलेंगे। और आप घाई में रहते हैं, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सभी लोग इतने बिजी है कि उनको पता नहीं चलता है कि किसी को नंबर दे दिया उन्होंने। तो घाई-घाई में इनएडवर्टेंटली आपने किसी को पासवर्ड दे दिया, ओटीपी दे दिया और क्रेडिट कार्ड का सीवीवी भी दे दिया। जो क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 डिजिट का नंबर होता है सीवीवी। तो आपका क्रेडिट कार्ड मिसयूज हो सकता है। बाद में आपको पता चलता है कि आपके अकाउंट में से कितने पैसे साफ हो गए। और पासवर्ड स्टोर करने के लिए आप क्वेश्चंस बना सकते हो, और उसके लिए सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं जो पासवर्ड मैनेजमेंट के लिए आप वो यूज कर सकते हो। 2 फैक्टर की मैंने बातें की आपको। फिर सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम मैं देख रहा हूँ कि बिजनेस वाले, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, एमएसएमईज, वो सब क्या करते हैं कि उनका जो कॉस्ट, ऑपरेटिंग कॉस्ट होता है, उसमें सॉफ्टवेयर कॉस्ट होता ही नहीं है। वो लोग ज्यादातर अनलाइसेंस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, तो उसमें वायरस होने का या अटैक होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। तो मैं एक सबसे गुजारिश ये करूंगा कि आपको माइक्रोसॉफ्ट हो या एप्पल हो, जो भी हो आपके पास सॉफ्टवेयर है, वो सब आप ऑफिशियली लीजिए। आपका जितने भी सॉफ्टवेयर है आपके पास, जैसे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है, वो सब आपको ऑफिशियल लेना है।
हाँ, खर्चा हो जाएगा बट इट विल बी सेफर फॉर यू। फिर आपको एंटीवायरस सॉफ्टवेयर भी खरीदने हैं और आपके सिस्टम में रेगुलरली रन करने हैं। आपको स्कैन करना है, फायरवॉल्स लगाने हैं। अगर आपको इतना नॉलेज नहीं है, तो आप किसी आईटी कंपनी को ये आउटसोर्स भी कर सकते हो कि मेरा ये सिस्टम चेक कर ले। आपके पास 5-6 मशीन है, तो आप आईटी वाले को आउटसोर्स कर सकते हो। अगर बड़ा कंपनी है, तो आप आईटी के टीम को ये बता सकते हो और आपकी टीम सब ये मैनेज कर पाएगी। तो और हम लोग ज़्यादातर ये फ्रॉड जो छोटे-छोटे होते हैं, उसमें हम लोग सिक्योर्ड वेबसाइट पे जाके ही शॉपिंग करें। और सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे वेबसाइट होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर एग्जांपल, तो स्टेट बैंक का ऑफिशियल वेबसाइट है sbi.com या hdfcbank.com। लेकिन आगे जो लिखा रहता है वो HTTPS होता है, यानी हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल। और उसमें एसएसएल का सिक्योरिटी होता है, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर 2 का जो प्रोविजन है उसमें होता है। तो हम ऐसे वेबसाइट पे ना जाएं जहाँ पे HTTPS आगे लिखा ना हो। फिर हम बातें करते हैं आपका बैकअप। मैं आपको एक मेरा एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे पास एक एंड्रॉयड फ़ोन है और एक दूसरा एंड्रॉयड फ़ोन भी है, जो मेरा प्राइवेट है। मैंने 2 फ़ोन रखे हैं। हाँ, मेरे पास 2 फ़ोन हैं, तो मैंने क्या किया है कि मेरा फ़ोन में मैंने जीमेल अकाउंट खोला है, दूसरे फ़ोन में भी वही जीमेल अकाउंट रखा हुआ है और उसमें मैंने सिंक करके रखा है। तो जो भी नंबर मैं यहाँ पे मेरे मोबाइल फ़ोन ए में स्टोर करता हूँ, और जो भी मेल मेरे पास आती है ए में, वो बी में भी आती है, बी मोबाइल फ़ोन में भी आती है। अगर मान लो कि मेरा मोबाइल फ़ोन क्रैश हो गया, टूट गया या बंद हो गया या चोरी हो गया, तो मैं उसको पहले लॉक कर देता हूँ एंड्रॉयड फ़ोन को, और दूसरा वाला है जो है वो मैं यूज़ कर लेता हूँ। तो मेरा फ़ोन का मेरे को कभी इतना टेंशन नहीं होता है कि मेरा फ़ोन गया, अभी मेरे पास 5000 नंबर मुझे डालने हैं इंडिविजुअली हाथ से, वो मुश्किल है। फिर व्हाट्सएप के बारे में बात करेंगे, तो व्हाट्सएप का जो मेरा इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ में होता है, वो मैं शेयर करता हूँ ईमेल से और मेरे पास में स्टोर कर लेता हूँ। तो व्हाट्सएप चैट होता है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और एक्सपोर्ट करने के बाद ईमेल में आपका रजिस्टर्ड ईमेल जो भी होगा, वहाँ पे आप ईमेल में भेज सकते हो। उसका भी लिमिटेशन है बट आप वो कर सकते हो, तो दैट इज़ अनदर सिक्योरिटी। तो आपको अगर आपका व्हाट्सएप में डेटा नहीं है, तो आप उसको ईमेल के माध्यम से अपने दूसरे लोकेशन पे आप सेव कर सकते हो। अभी आई बैकअप की बातें, तो हम लोग बैकअप जो करते हैं, वो कोई 2 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में करते हैं। हम लोग एज़ अ बिज़नेस कंटिन्यूटी प्लानिंग की जो बात होती है, उसमें एक रेगुलर प्रोसेस होता है। अगर आपके ट्रांज़ैक्शन ज़्यादा है और आपको लगता है कि मुझे बैकअप फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वॉल्यूम के ऊपर डिपेंड करता है, तो आपको हमेशा एक रेगुलर बैकअप डिफरेंट साइट पे या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट या डिफरेंट डिवाइस पे करना ज़रूरी हो जाता है। आपका जितना भी क्लाइंट का डेटा है उसको, और उसको भी देखना है कि वो चल रहा है कि नहीं। आपने बैकअप तो ले लिया, लेकिन आप वो बाद में देखते नहीं है कि चल रहा है कि नहीं, तो वो भी एक ज़रूरी है। फिर आता है आपके जितने भी अकाउंट्स है, सोशल सिक्योरिटी अकाउंट्स और ये सब जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं, उसमें हम प्राइवेसी सेटिंग्स कभी चेक नहीं करते हैं, अलाउ कर देते हैं। सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो हम इंस्टॉल करते हैं और उसमें भी हम अलाउ करते हैं टू चेक योर मैसेजेस, अलाउ टू चेक योर कॉन्टैक्ट्स, वो सब करते हैं। तो इट डिपेंड्स कहाँ से कौन-सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं और किसको हम एक्सेस दे रहे हैं। तो मैंने जो 10 साल पहले एक आर्टिकल लिखा था कि देयर इज़ नथिंग पर्सनल, देयर इज़ नो प्राइवेसी। भले हम बोलते हैं कि प्राइवेसी है, प्राइवेसी सेटिंग है, लेकिन आपको सोशल मीडिया से जो आपको देना है सोशल मीडिया में, उतना ही आपको इन्फॉर्मेशन पोस्ट करना है। मेरा ये एक रिकमेंडेशन है। आप कुछ भी पोस्ट करिए, हर एक चीज़ पोस्ट करते हैं। मैंने कभी 3 साल पहले एक रॉबरी का केस हो गया था, जहाँ पे एक पूरा फैमिली पूरा पोस्ट कर रहा है, मॉरिशस में हम लोग हॉलिडे कर रहे हैं। वी आर ऑल एन्जॉयिंग, हमारा पूरा फैमिली हॉलिडे में है एंड 1 वीक के लिए हम लोग मज़ा करेंगे। तो जो स्टॉकिंग कर रहा था, उसको पता था। वो जब वापस आए घर में हॉलिडे करके, बहुत अच्छा मूड था और जब ये दरवाज़ा खोला तभी पता चला कुछ नहीं था घर में। तो ये सब चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है कि जो भी आप सोशल मीडिया पे या ईमेल से या कहीं भी आप जो भी डालते हो, वो आपका नहीं है। इतना समझ लीजिए, मैं ऐसा बोलता हूँ। आपने जो भी फ़ोटो पोस्ट किया वो आपका नहीं होता है, वो बाद में क्लाउड पे चला जाता है, या गूगल हो या फ़ेसबुक हो या कोई भी सोशल वेबसाइट हो, आपका आपको लगता है कि आपकी प्रॉपर्टी है बट वो उनके पास चला जाता है। तो आपको ध्यान से जो भी पोस्ट करना है वो करिए। फिर आता है
ये स्पैम के बारे में हमने बताया। पॉपअप एडवर्टाइजमेंट्स जो आप जब भी वेबसाइट क्लिक करते हैं तो ये आती रहती है। नॉर्मली क्या करती है कंपनियां जैसे गूगल है या माइक्रोसॉफ्ट है, वो आपको मेल भेजती रहती है, या आप कोई वेबसाइट में सर्फिंग करते हो तभी उनको पता चलता है कि वो आप क्या-क्या देख रहे हो, उसके हिसाब से आपको ऐड आती है। उसको वेब क्रॉलर्स बोलते हैं। वो आपके पीछे बैकग्राउंड में काम करते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आपको मैसेज आते रहता है, या आप कोई म्यूजिक सिस्टम देख रहे हैं तो आपका वही ऐड आएगी, या कार देख रहे हैं ऑनलाइन तो आपकी कार को ऐड आती रहेगी। तो ये सब ऐड में कभी-कभी वायरस वाले भी मेल आ जाते हैं या पॉपअप्स आ जाते हैं, तो आपको उस पे क्लिक नहीं करना है। आपकी कैशे मेमोरी है और वो इंटरनेट हिस्ट्री है, उसको रेगुलरली क्लीन करना है। अभी ऐसा है कि अगर मुझे यहाँ पे उठ के जाना है और ब्रेक लेना है, तो जनरली क्या करता हूँ कि मैं पानी पी के वापस आ जाता हूँ। लेकिन वो जो 5 मिनट होती है ब्रेक की, उसमें मेरा मशीन कोई यूज़ कर सकता है। इसके लिए हम रिकमेंड करते हैं कि आपको स्क्रीन लॉक करना है और बाद में जाना है। कोई भी दूसरा एम्प्लॉयी या आपका कोई साथीदार या कोई भी जो आपका मशीन को देख रहा है, वो आपका मशीन ना देखे। आपकी सिस्टम्स जो भी होती है, उसको भी आपको अपग्रेड करते रहना चाहिए, ताकि आपको सिक्योरिटी अपडेट्स मिलती रहे। और अभी आईएमआई नंबर का हरिराम चौधरी जी का एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि आप कैसे उसको देख सकते हो? तो आईएमआई नंबर है, ये 15 डिजिट का एक कोड होता है जीएसएमए, जो ग्लोबल सिम ऑपरेटर्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने बनाया हुआ है। आपको अगर आपका आईएमआई नंबर चेक करना है, तो आप ये स्टार हैश 06 स्टार दबा के आप देख सकते हो कि मेरा नंबर क्या है। आईफ़ोन हो या एंड्रॉयड फ़ोन हो, आप देख सकते हो। उसके बाद आपको वो नंबर स्टोर करके रखना है, कहीं भी साइड में लिख के। अगर आपका फ़ोन गुम हो जाता है, तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो। पुलिस को आप बता सकते हो कि मेरा ये आईएमआई नंबर है, और पुलिस उसको ट्रैकिंग में डालती है। उनके पास अच्छे इक्विपमेंट्स और मोबाइल ट्रैकर्स होते हैं, जो अपने आम लोगों के पास नहीं होते। तो वो लोग आईएमआई नंबर से आपका फ़ोन ढूँढ सकते हैं। अगर 2 सिम कार्ड होते हैं, कोई आजकल तो अभी सिम कार्ड ड्यूअल सिम कार्ड वाले फ़ोन आ गए, तो उसमें 2 आईएमआई नंबर्स होते हैं। और मशीन के लिए मैक आईडी होता है, जो अपना लैपटॉप होता है, उसमें मशीन आईडी बोलते हैं हम लोग। ऐसा ही मोबाइल के लिए आईएमआई नंबर होता है। तो अगर मान लो कि आपका मोबाइल फ़ोन गुम हो गया है और आपका अकाउंट जीमेल के साथ में लिंक है, तो आप गूगल में जाके डैशबोर्ड में जा सकते हो। अगर आपका आईफ़ोन है, तो आप आईट्यून में जाके सर्च फॉर डिवाइसेस कर सकते हो। तो आपको पता चलेगा कि आपके जितने भी आपने मोबाइल फ़ोन यूज़ किए हैं, वो अकाउंट से आपको सब दिखेंगे। आपको गूगल डैशबोर्ड में दिखेंगे और आईट्यून में भी आपको दिखेंगे। और आपने कहाँ पे यूज़ किया, कितना यूज़ किया, सब उसका स्टैटिस्टिक्स वहाँ पे स्टोर किया जाता है। और बाकी के सॉफ्टवेयर भी आते हैं, जहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखेगा, फाइंड लॉस्ट फ़ोन, फाइंड माय डिवाइस, सीक एंड्रॉयड वगैरह-वगैरह। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है कि आप आईएमआई नंबर आपको पता होना चाहिए। बस अभी मेरा ये यहाँ पे खत्म होता है। आई हैव एक्सीडेड माय टाइम, सॉरी फॉर दैट, बट अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता सकते हो।